वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया में उतर रहे हैं और बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी तकनीक पर, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास गूगल फॉर डेवलपर्स के कुछ अच्छे सोर्सेज हैं जिनसे हमें इसे समझने में मदद मिलेगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब बहुत बड़े डेटा सेट्स होते हैं तो उनमें से सही जानकारी निकालना या पैटर्न्स ढूंढना एक चैलेंज बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। लाखों डेटा पॉइंट्स को सोचिए, उन्हें मैन्युअली ग्रुप करना, ये तो मतलब नामुमकिन सा लगता है। नामुमकिन नहीं है व्यवहारिक रूप से। तो यहीं पर ये क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स काम आते हैं। पर सवाल ये है कि ये सब करते कैसे हैं और क्या सारे तरीके एक जैसे ही कारगर है, खासकर जब डेटा बहुत बहुत बड़ा हो। यहीं से बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। तो जैसा हमने कहा, मशीन लर्निंग में डेटा सेट्स अक्सर विशाल होते हैं, लाखों करोड़ों उदाहरण भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ये जो सामान्य क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है वो इतने बड़े पैमाने पर, इतने लार्ज स्केल पर काम कर भी पाते हैं? ये एक बहुत ही मौलिक और महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कई जो पारंपरिक क्लासिक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स हैं, उनका काम करने का तरीका ऐसा है कि उन्हें हर डेटा पॉइंट की तुलना हर दूसरे डेटा पॉइंट से करनी पड़ती है। हर एक की हर दूसरे से? हाँ, अब सोचिए, अगर आपके पास n डेटा पॉइंट्स हैं तो आपको लगभग n गुणा n यानी n स्क्वायर्ड तुलनाएं करनी पड़ेंगी। ओहो। मतलब इसकी कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर्ड होती है। O ऑफ n स्क्वायर्ड। इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे जैसे डेटा पॉइंट्स यानी n बढ़ता है, टाइम सिर्फ डबल या ट्रिपल नहीं होता, वो स्क्वायर में बढ़ता है। हाँ, क्वाड्रेटिकली। मतलब अगर 1000 पॉइंट्स है तो ठीक है, शायद हो जाए, पर अगर 10 लाख हैं तो टाइम 1000 गुना नहीं बल्कि 10 लाख गुना बढ़ जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल। लाखों या करोड़ों उदाहरण वाले डेटा सेट के लिए ये तरीका पूरी तरह से अव्यावहारिक, मतलब इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। कंप्यूटर्स को गणना करने में घंटों या शायद दिन भी लग सकते हैं। हाँ, जो किसी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए मुमकिन नहीं है। सही कहा। और यहीं पर स्केलेबिलिटी का मुद्दा सबसे अहम हो जाता है। हमें ऐसे तरीके चाहिए जो डेटा बढ़ने पर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं। तो इसका सीधा मतलब है कि हमें ऐसे एल्गोरिदम्स चाहिए जो बड़े डेटा सेट्स पर कुशलता से एफिशिएंटली काम कर सकें, वरना इतने बड़े डेटा पर क्लस्टरिंग करने का आइडिया ही बेकार हो जाएगा। एकदम सही। और यहीं पर के मीन्स एल्गोरिथम जैसे तरीके बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। के मीन्स? हाँ, के मीन्स। इसकी कार्यप्रणाली थोड़ी अलग है। ये हर पॉइंट की तुलना हर दूसरे पॉइंट से नहीं करता। ये कुछ केंद्रीय बिंदु, जिन्हें सेंट्रॉइड्स कहते हैं, उनके आसपास पॉइंट्स को ग्रुप करता है। अच्छा, सेंट्रॉइड्स। हाँ, तो हर पॉइंट की तुलना सिर्फ इन सेंट्रॉइड से होती है। इस वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मोटे तौर पर O ऑफ n होती है। O ऑफ n मतलब अब लीनियर? हाँ, लीनियरली। मतलब लगने वाला समय डेटा के आकार n के साथ लगभग सीधा बढ़ता है। डेटा डबल हुआ तो टाइम भी लगभग डबल होगा, 4 गुना या उससे ज्यादा नहीं। अच्छा। और यही बात इसे लाखों या करोड़ों उदाहरणों वाले बड़े डेटा सेट्स के लिए बहुत व्यावहारिक और एक तरह से पसंदीदा विकल्प बनाती है। अच्छा, तो ये स्केलेबिलिटी वाली बात तो समझ आई। के मीन्स बड़े डेटा के लिए एक अच्छा समाधान लगता है, लेकिन सोर्स में ये भी लिखा है कि क्लस्टरिंग के कई अलग अलग तरीके हैं, सिर्फ के मीन्स ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, कई तरीके हैं। तो चलिए अब जरा इन अलग अलग तरीकों को भी देखते हैं। शायद हर तरीका अलग तरह के डेटा या अलग जरूरत के लिए बेहतर होता होगा। बिल्कुल। क्लस्टरिंग कोई वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है। डेटा कैसा है, हमें क्लस्टर से क्या उम्मीद है, हमारा लक्ष्य क्या है, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। हम 4 मुख्य प्रकारों पर फोकस करेंगे, जैसा सोर्स में भी बताया गया है। ठीक है, तो पहला प्रकार है सेंट्रॉइड आधारित क्लस्टरिंग, सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग। नाम से ही लग रहा है कि ये सेंट्रॉइड्स यानी केंद्रीय बिंदुओं पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल। इसका मूल आइडिया यही है कि डेटा को कुछ काल्पनिक या वास्तविक केंद्रीय बिंदुओं के आसपास ग्रुप किया जाए। ये केंद्रीय बिंदु यानी सेंट्रॉइड अक्सर क्लस्टर के सारे पॉइंट्स का एरिथमेटिक मीन होता है, मतलब एक तरह से क्लस्टर का औसत केंद्र। और के मीन्स इसी कैटेगरी में आता है। हाँ, के मीन्स इसी श्रेणी का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एल्गोरिदम है। ये डेटा को नॉन हायरार्किकल क्लस्टर्स में बांटता है। तो हमने देखा कि ये कुशल है बड़े डेटा के लिए, पर क्या इसकी कोई कमियां या सीमाएं भी हैं? मतलब हमेशा यही बेस्ट नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुशल तो है, पर इसकी कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी ये है कि इसे शुरू करने से पहले हमें खुद बताना पड़ता है कि हम कितने क्लस्टर्स चाहते हैं, मतलब
के की वैल्यू। अच्छा, कि हमें देना पड़ता है। हाँ, और सही के चुनना हमेशा आसान नहीं होता। गलत चुन लिया तो नतीजे खराब हो सकते हैं। दूसरी बात, ये शुरुआती स्थितियों इनिशियल कंडीशंस पर काफी निर्भर करता है। मतलब आप शुरू में सेंट्रॉइड्स कहाँ रखते हैं, इससे फाइनल क्लस्टरिंग बदल सकती है। कभी कभी एल्गोरिदम लोकल ऑप्टिमा में फंस जाता है, मतलब एक ठीक ठाक समाधान पर अटक जाता है, पर जरूरी नहीं कि वो सबसे अच्छा हो। शुरुआती स्थितियों पर निर्भरता, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक ही डेटा पर के मीन्स को 2-3 बार चलाऊं तो रिजल्ट अलग अलग आ सकते? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। इसीलिए अक्सर इसे कई बार चलाते हैं, अलग अलग शुरुआती बिंदुओं से, और फिर जो सबसे अच्छा लगे उसे चुनते हैं। ओके, और कोई सीमा? हाँ, एक और है आउटलायर्स का असर। आउटलायर्स मतलब? वो डेटा पॉइंट्स जो बाकी डेटा से बहुत अलग थलग हों। हाँ, बिल्कुल अलग। क्योंकि सेंट्रॉइड मीन पर आधारित है, ये आउटलायर्स सेंट्रॉइड को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इससे क्लस्टर का आकार और जगह बिगड़ सकती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि के मीन्स उन क्लस्टर्स के साथ सबसे अच्छा काम करता है जिनका आकार और घनत्व लगभग बराबर हो और जो गोल जैसे हों, स्फेरिकल या कॉन्वेक्स। अच्छा, गोलाकार क्लस्टर्स के लिए बेस्ट है। हाँ, अगर क्लस्टर्स बहुत अजीब आकार के हों, जैसे लंबे या टेढ़े मेढ़े, तो के मीन्स उन्हें सही से पहचानने में थोड़ी मुश्किल महसूस कर सकता है। ठीक है, तो के मीन्स के फायदे नुकसान समझ आ गए। अब दूसरे तरीके पर आते हैं, घनत्व आधारित क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। ये सुनने में काफी अलग लग रहा है सेंट्रॉइड से हटकर। हाँ, ये बिल्कुल अलग अप्रोच है। सेंट्रॉइड्स पर फोकस करने के बजाय ये विधि उन एरियाज को ढूंढती है जहां डेटा पॉइंट्स का घनत्व मतलब डेंसिटी ज्यादा होती है, और इन घने एरियाज को कम घने एरिया से अलग करती है। जैसे शहर के नक्शे पर घनी आबादी वाले इलाके पहचानना। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये इलाके किसी भी आकार के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि गोल हों। तो इसका मतलब है कि ये विधि के मीन्स की तरह गोल क्लस्टर्स तक सीमित नहीं है, ये किसी भी शेप के क्लस्टर ढूंढ सकती है। बिल्कुल सही, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये अनियमित आकार आर्बिट्री शेप्स के क्लस्टर्स पहचान सकता है, जो असल दुनिया के कई डेटा में मिलते भी हैं। और क्या फायदे हैं? दूसरा बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए आपको पहले से क्लस्टर्स की संख्या यानी के बताने की जरूरत नहीं होती। एल्गोरिदम खुद डेटा की डेंसिटी के आधार पर तय करता है कि कितने क्लस्टर हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और तीसरा, ये आउटलायर्स को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। ये उन्हीं किसी क्लस्टर में फिट करने की कोशिश करने के बजाय शोर या नॉइज की तरह पहचान लेता है। ये तो काफी आकर्षक लग रहा है। अनियमित आकार, के बताने की जरूरत नहीं, और आउटलायर हैंडलिंग भी। लेकिन इसकी भी कुछ चुनौतियां होंगी। हाँ, बिल्कुल हैं। पहली चुनौती यह है कि ये अलग अलग घनत्व वाले क्लस्टर्स के साथ थोड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। मतलब अगर डेटा में कुछ क्लस्टर बहुत घने हैं और कुछ बहुत फैले हुए हैं, स्पार्स हैं, तो एल्गोरिदम के लिए दोनों के हिसाब से सही पैरामीटर सेट करना मुश्किल हो सकता है। अच्छा, डेंसिटी अलग अलग हो तो दिक्कत? हाँ, दूसरी चुनौती आती है हाई डायमेंशनल डेटा के साथ। जब डेटा में बहुत सारे फीचर्स या आयाम डायमेंशंस होते हैं, तो घनत्व का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा धुंधला सा हो जाता है। पॉइंट्स के बीच की दूरी उतनी मीनिंगफुल नहीं रह जाती। हाँ, वो कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी वाली बात। बिल्कुल वही। उन स्थितियों में घनत्व आधारित तरीकों की परफॉर्मेंस कम हो सकती है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि किन हालात में ये तरीका शायद बेस्ट ना हो। शायद तब जब हमें पता हो कि क्लस्टर्स की डेंसिटी बहुत अलग-अलग है, या जब हम बहुत हाई डायमेंशनल डेटा से डील कर रहे हों। समझ गए। अब तीसरे प्रकार पर चलते हैं, वितरण आधारित क्लस्टरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्लस्टरिंग। इसमें वितरण, ये डिस्ट्रीब्यूशन शब्द अहम लग रहा है। हाँ, इस तरीके का आधार ये मान्यता, ये अजम्पशन है कि डेटा में जो पॉइंट्स हैं वो कुछ विशेष संभाव्यता वितरणों प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन से निकले हैं। सबसे आम धारणा होती है गॉसियन वितरण की। गॉसियन मतलब वो बेल कर्व जैसा? हाँ, बिल्कुल भाई। एल्गोरिथम ये मानकर चलता है कि आपका पूरा डेटा कई गॉसियन वितरणों का मिक्सचर है और हर वितरण एक क्लस्टर को दिखाता है। तो ये कैसे तय करता है कि कौन सा पॉइंट किस क्लस्टर में जाएगा? इसमें सेंट्रॉइड या डेंसिटी जैसा कुछ है? नहीं, यहाँ अप्रोच अलग है। एल्गोरिदम हर पॉइंट के लिए ये कैलकुलेट करता है कि उसके किसी खास वितरण, जैसे किसी खास गॉसियन से जुड़े होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्रोबेबिलिटी के आधार पर? हाँ, जिन पॉइंट्स के किसी एक वितरण से जुड़े होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उन्हें उस क्लस्टर में डाल दिया जाता है। सोर्स में एक चित्र भी था जिसमें कॉन्सेंट्रिक बैंड्स थे। वो यही दिखा रहे थे कि वितरण के केंद्र से दूर जाने पर संभावना कम होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि हमने डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो सोचा है, जो माना है,
वो सही है भी या नहीं, वो पूर्ण पहलू है। और संभावित कमजोरी भी। अगर डेटा असल में उस माने गए वितरण जैसे गॉसियन को फॉलो नहीं करता है तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, चाहे एल्गोरिदम गणितीय रूप से कितना भी सही काम करे। तो इस्तेमाल करने से पहले सोचना पड़ेगा कि क्या डेटा का गॉसियन जैसा होना लॉजिकल है। हाँ, बिल्कुल। अगर हमें पता है कि क्लस्टर स्वाभाविक रूप से बहुत लंबे या अजीब आकार के हैं तो गॉसियन मानना शायद सही ना हो। हाँ, इसका एक फायदा यह है कि ये सिर्फ क्लस्टर नहीं बनाता बल्कि डेटा का एक जनरेटिव मॉडल भी देता है जो कुछ एप्लीकेशंस में काम आ सकता है। ठीक है। और अब चौथा और आखिरी प्रकार, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग, इसके नाम से ही एक पदानुक्रम, एक हायरार्की का फील आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये विधि क्लस्टर्स का एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे डेंड्रोग्राम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर दिखाता है कि क्लस्टर अलग अलग लेवल पर कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं या एक दूसरे में समाहित, नेस्टेड है। जैसे जीवों का वर्गीकरण होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, वैसा कुछ। एकदम सही एनालॉजी है। ये बिल्कुल वैसा ही है, एक नेस्टेड संरचना। सोर्स में इशेरिया कोलाई बैक्टीरिया के जीनोम की स्टडी का उदाहरण भी था। हाँ, मैंने पढ़ा। तो क्या ये बायोलॉजिकल डेटा के लिए ज्यादा उपयोगी है? ये निश्चित रूप से बायोलॉजिकल डेटा जैसे जीनोमिक्स या फाइलोजेनेटिक्स में बहुत उपयोगी है, जहां जीवों या जीन्स के बीच इवोल्यूशनरी रिश्ते समझने होते हैं। इकोलाई के 61 जीनोम के अध्ययन में हायरार्किकल क्लस्टरिंग से पता चल सकता था कि कौन से स्ट्रेन्स जेनेटिकली ज्यादा करीब हैं और वे कैसे बड़े ग्रुप्स में बंटते हैं। लेकिन ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी ऐसे डेटा के लिए अच्छा है जहां एक स्वाभाविक हायरार्की हो सकती है, जैसे किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, या डॉक्यूमेंट्स के टॉपिक्स जो सब टॉपिक्स में बंटते हों, या कस्टमर सेगमेंट्स जो आगे और छोटे सब सेगमेंट्स में टूटते हों। और ये काम कैसे करता है? ये पेड़ कैसे बनता है? इसके दो मुख्य तरीके हैं। एक है नीचे से ऊपर, एग्लोमरेटिव। इसमें हर डेटा पॉइंट एक अलग क्लस्टर की तरह शुरू होता है। हर पॉइंट एक क्लस्टर। हाँ, शुरू में। फिर हर स्टेप पर जो दो क्लस्टर्स सबसे ज्यादा समान होते हैं उन्हें मिलाकर एक बड़ा क्लस्टर बना दिया जाता है। ये तब तक चलता है जब तक सब कुछ एक ही क्लस्टर में ना आ जाए। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा है ऊपर से नीचे, डिवाइसिव। इसमें सारा डेटा एक बड़े क्लस्टर की तरह शुरू होता है और फिर उसे बार बार छोटे, कम समान क्लस्टर्स में तोड़ा जाता है। दोनों ही तरीकों से आखिर में एक डेंड्रोग्राम बनता है। और फिर उस डेंड्रोग्राम से क्लस्टर कैसे निकालते हैं? उस डेंड्रोग्राम को हम किसी खास लेवल पर काट सकते हैं। कहाँ काटना है, ये इस पर निर्भर करता है कि हमें कितने क्लस्टर चाहिए या क्लस्टर्स की क्वालिटी कैसी चाहिए। तो इसका मुख्य फायदा ये हुआ कि ये सिर्फ ग्रुप नहीं बनाता बल्कि ग्रुप्स के बीच का रिलेशन भी दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये उन सिचुएशंस में बहुत उपयोगी है जहां सिर्फ क्लस्टर्स पहचानना काफी नहीं है, बल्कि हमें उनके बीच के रिश्ते या वो नेस्टेड स्ट्रक्चर भी समझना है। ये हमें डेटा की ज्यादा डिटेल्ड तस्वीर देता है। लेकिन क्या इसकी भी कोई सीमा है, जैसे स्पीड? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। पारंपरिक हायरार्कियल एल्गोरिदम की कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी अक्सर O ऑफ n स्क्वायर या कुछ मामलों में O ऑफ n क्यूब भी होती है। ओहो, फिर से n स्क्वायर या n क्यूब? हाँ, तो ये k मीन्स O ऑफ n की तुलना में बहुत बड़े डेटा सेट्स के लिए काफी धीमा हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये 4 मुख्य प्रकार देख लिए। सेंट्रॉइड आधारित जैसे के मीन्स, घनत्व आधारित, वितरण आधारित और हायरार्किकल। इतने सारे विकल्प हैं, तो अब असल सवाल ये है कि प्रैक्टिकली चुनाव कैसे करें? मतलब सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? कौन सा तरीका कब इस्तेमाल करना चाहिए? ये बिल्कुल सही सवाल है और जैसा हमने कहा, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। सबसे अच्छा तरीका हमेशा डेटा और हमारे लक्ष्य पर निर्भर करेगा। चुनाव करते समय हमें कई फैक्टर्स देखने होते हैं। जैसे कि पहला और शायद सबसे जरूरी आजकल, स्केलेबिलिटी। अगर डेटा बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं, तो के मीन्स ON जैसा एल्गोरिदम हायरार्कियल ON2 या ON3 या कुछ घनत्व आधारित तरीकों से साफ तौर पर ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। हाँ, स्पीड बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। दूसरा, क्लस्टर का आकार और घनत्व। अगर हमें लगता है कि क्लस्टर गोल जैसे और बराबर डेंसिटी वाले हैं तो के मीन्स अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अगर क्लस्टर अजीब आकार के हैं या बहुत अलग अलग घनत्व वाले हैं तो घनत्व आधारित तरीके शायद बेहतर हों। ठीक है। और तीसरा, धारणाएं, असम्पशंस। क्या हम डेटा के किसी खास वितरण जैसे गॉसियन को मानने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो वितरण आधारित तरीके सोच सकते हैं। अगर नहीं, तो शायद उनसे बचना बेहतर है। चौथा, आउटलायर्स। क्या हमारे डेटा में बहुत सारे आउटलायर्स हो सकते हैं और हम उन्हें अलग रखना चाहते हैं? घनत्व आधारित तरीके इसमें अच्छे हैं,
के मीन्स उनसे प्रभावित हो सकता है। और 5वां, परिणाम की व्याख्या। क्या हमें सिर्फ ग्रुप्स चाहिए या हमें उनके बीच की हायरार्की भी समझनी है? अगर हायरार्की जरूरी है तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग ही बेस्ट ऑप्शन है। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है हमेशा। स्पीड चाहिए तो शायद के मीन्स चुने, लेकिन आकार की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो घनत्व आधारित, संरचना चाहिए तो हायरार्किकल, और अगर मॉडल बनाना है तो वितरण आधारित। पर हर एक की अपनी सीमाएं भी ध्यान में रखनी होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी एल्गोरिदम हर स्थिति में परफेक्ट नहीं है। के मीन स्टेज है, पर आकार और आउटलायर्स की सीमाएं हैं। घनत्व आधारित लचीला है, पर अलग घनत्व और हाई डायमेंशंस में दिक्कत है। वितरण आधारित मॉडल देता है, पर मान्यताओं पर टिका है। हायरार्किकल संरचना दिखाता है, पर धीमा हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? इसलिए डेटा को समझना, अपनी जरूरतों को पहचानना और फिर सबसे सही एल्गोरिदम या शायद एल्गोरिदम के कॉम्बिनेशन को चुनना महत्वपूर्ण है। कई बार तो अलग अलग तरीकों को आजमाना और फिर उनके रिजल्ट्स की तुलना करना ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। तो आज की हमारी बातचीत से ये तो साफ है कि क्लस्टरिंग डेटा में छिपी हुई जानकारी, पैटर्न्स और संरचनाओं को समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस घुमाई और सारे जवाब मिल गए। हाँ, ऐसा नहीं है। हमारे पास कई तरह के एल्गोरिदम हैं, सेंट्रॉयड, घनत्व, वितरण और हायरार्की पर आधारित, और हर एक की अपनी ताकत है, अपनी कमजोरियां हैं। सही चुनाव हमेशा डेटा कैसा है और हम विश्लेषण से क्या हासिल करना चाहते हैं इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। और जैसे जैसे डेटा का साइज बढ़ रहा है, के मीन्स जैसी स्केलेबल विधियों का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। हाँ, वो तो है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों और उनकी सीमाओं को देखते हुए ये सोचने वाली बात है, क्या भविष्य में हम इन तरीकों को मिलाने, कंबाइनिंग या उन्हें अनुकूलित करने के और बेहतर तरीके खोज सकते हैं? हाइब्रिड अप्रोच। हाँ, बिल्कुल। क्या हम एक हाइब्रिड अप्रोच बना सकते हैं जो मान लीजिए के मीन्स की स्पीड और घनत्व आधारित तरीकों की शेप वाली फ्लेक्सिबिलिटी को जोड़ सके? या क्या हम एल्गोरिदम को ऐसा बना सकते हैं कि वो डेटा के बदलते स्वरूप के अनुसार खुद को ढाल ले? एडैप्टिव क्लस्टरिंग? ये तो बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे डेटा और भी जटिल होता जा रहा है और असल दुनिया की समस्याएं और बारीक होती जा रही हैं, क्लस्टरिंग तकनीकों का विकास निश्चित रूप से रिसर्च और एक्सप्लोरेशन का एक बहुत ही एक्टिव और दिलचस्प क्षेत्र बना रहेगा। Thank you for watching The Funnel Effect.